नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे। यहाँ पे बात करेंगे बाल विकास के अंतर्गत विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की पहचान, यानी सीधे-सीधे ये हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत कितने बालक आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो चलिए आइए मिल के सॉल्व करते हैं आज सभी प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे श्योर है कि आप लोग इन प्रश्नों को करने के बाद 2 से 3 नंबर जो भी प्रश्न आते हैं सीटेट में, टेट में, उन सभी को क्या करेंगे, बस देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ढूंढेंगे। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें और सभी लोगों का फायदा हो सके। चलिए क्या करते हैं, पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आ जाइए जल्दी से सभी लोग जल्दी से आ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोग कितने अच्छे से करते हैं। देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि वंचित समूह के मतलब ये है कि जो किसी कार्य से छूट गए हैं, विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है, मतलब ये है कि जो वंचित समूह से मतलब किसी भी धारा से जुड़े नहीं हैं, उन सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, एक साथ सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय क्या है। पहला करा है यहाँ पे समावेशी शिक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए। दूसरा करा है विशेष शिक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए। तीसरा करा है कि एकीकृत शिक्षा के साथ पढ़ाना चाहिए। और चौथा करा है कि अपमार्जक शिक्षा के द्वारा पढ़ाना चाहिए। तो याद रखिएगा ये सभी किसके अंतर्गत कह रहा है, ये यहाँ पे बालक की विशेषता के बारे में बता रहा है और ये समावेशी शिक्षा के बारे में बता रहा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आने वाले बालकों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, तो यहाँ पे पूछा है वंचित समूह के बालक, यानी जो छूट गए हैं, यानी शिक्षार्थी, यानी जिनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता है और शिक्षा की, तो उनको कैसे पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, पहले के साथ जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन सभी बालकों को रखना चाहिए जो बालक धारा, यहाँ पे शिक्षा के मुख्य धारा से कट गए हैं, या फिर वो क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से यानी दृष्टिबाधित हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, मानसिक तौर पे विकसित उनकी जो शक्तियां नहीं है, तो उन सभी को एक साथ शामिल करके पढ़ाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। मतलब ये है कि सभी के लिए विद्यालय, यानी विद्यालय जो है सभी के लिए हो सकता है और सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो सकती है, ये प्रचार वाक्य हो सकता है। पहला करा है कि सशक्तिशील शिक्षा, दूसरा करा है समावेशी शिक्षा, और यहाँ पे तीसरा करा है सहयोगात्मक शिक्षा, और चौथा करा है कि पृथक शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन बालकों को कैसी शिक्षा चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बिना सोचे समझे हमारा यहाँ पे दूसरा, क्योंकि सभी के लिए शिक्षा कर दिया है, यानी सुचारू रूप से विद्यालय में सबकी उपयोगिता शामिल हो, सभी बालकों को क्या करना है, समाहित करके एक साथ पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का यही लक्ष्य होता है कि एक भी बालक छूटने न पाए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग हैं उतने लोग लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो तीसरे प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे सबसे हट के है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित शिक्षार्थी अपने भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें। मतलब ये है कि आपकी कौन सी भागीदारिता सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पे प्रभावकारी विधि हो सकती है, यानी पढ़ाने का तरीका हो सकता है जो कि आपकी कक्षा, आपकी अपेक्षा को पूरा कर सके, जो वंचित शिक्षार्थी हैं भागीदारिता को सफल बना सके। मतलब जो छूट गए थे उनको भी एक साथ लेके शिक्षा के दायरे में चलना, ये आपकी कौन सी प्रभावकारी विधि हो सकती है, किसके अंतर्गत। पहला करा है कि आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, और दूसरा करा है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, और तीसरा करा है कि अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए विद्यार्थियों को अन्य बच्चों से प्रयास तुलना करना चाहिए, और यहाँ पे तीसरा करा है कि इस बात पर बल देना चाहिए कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बालक हैं वो तो मानसिक तौर पे विकसित नहीं है, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आए, तो उच्च क्षमता तो आप उनसे रख ही नहीं सकते, क्योंकि बालक जो है उनकी उतनी मानसिक शक्तियां विकसित नहीं हो पाई हैं। तो उच्च क्या है, समावेशी शिक्षा में कोई निम्न होता है, कोई उच्च स्तर का होता है, तो सभी के साथ आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे काटने का मतलब ये है कि यहाँ पे बल देने की बात क्या है, किसी एक बात पर बल दे रहा है। तो हमने आप लोगों को कहा है कि केवल जहाँ पर आ जाए बल देता है, यानी बालक के विरुद्ध है, तो वो प्रश्न आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए
चौथा हमारा गलत है। तीसरा करा है कि अपने लक्ष्य महसूस, देखिए यहाँ पे अपने लक्ष्य की बात किया है न कि विद्यार्थियों की, और यहाँ पे करा है के लिए बच्चों के अन्य प्रयासों को तुलना करनी चाहिए। देखिए तुलना कर रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। हमने कहा है कि तुलनात्मक बल देना बच्चों के खिलाफ हो और शिक्षक के अनुसार हो तो वो आपका गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरा गलत हो गया। अब दूसरे बात करते हैं, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर रहे हैं, यानी आप पढ़ा रहे हैं और अपनी रुचि खुद विकसित करने की बात कर रहे हैं, बालकों से यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा भी गलत है। पहला कराए आप उसकी यानी जो बालक हैं सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास अभिव्यक्त करें, यानी कि हाँ ये सीख सकते हैं, इन्हें सिखाने पे हमें तत्पर रहना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। तीसरा किन लोगों का सही था? सही था लगभग, तीसरे का सभी लोगों का लगभग सही था, लगभग क्या सभी लोगों का सही था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, मतलब ये है कि विद्यालय में समावेशन यानी हर बालक एक समान नहीं होता है, मुख्यतः केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? पहला करा है कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। दूसरा करा है कि केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। और तीसरा करा है कि संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। और चौथा करा है कि विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की यहाँ पे शैक्षिक आवश्यकताओं पर। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए पहले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। देखिए विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित है, मतलब ये रहता है कि जो विद्यालय है कोई ना कोई बालक समावेशन मतलब किसी ना किसी चीज़ से यहाँ पे ग्रसित होता है, या फिर क्या होता है वो शिक्षा से उनकी रुचि नहीं होती। समावेशन का मतलब होता है कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलना। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब ये है कि जिनको आवश्यकता है वैसे बालक बच्चों को सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, मतलब उनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या कठिनाई है, उनको प्रावधान मतलब उनको लाने के बात कर रहा है। और यहाँ पे दूसरा कर रहा है केवल। देखिए हमने कहा जहाँ पर भी केवल आ जाए शब्द वो आपका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए केवल शब्द है तो इसे हम बिना सोचे समझे काट देंगे। और यहाँ पे संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, मतलब यहाँ पे देखिए सभी को लेकर नहीं चल रहा है, यहाँ पे केवल निर्योग यानी जिनकी आवश्यकता है केवल उनको लेकर चल रहा है। जबकि हम पढ़ रहे हैं समावेशन, तो समावेशन में सभी को लेकर चलना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निर्योग बच्चों को केवल निर्योग बच्चों की बात किया है, तो ये भी हमारा गलत है। अब चौथा करा है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की बात कर दिया है। यहाँ पे देखिए कि जो बच्चे हैं उनको हटाकर उनके माता पिता को रख दिया है, तो कि हमारा गलत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की। तो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। लास्ट में आप लोगों को कल के उत्तर बताए जाएंगे, और याद रखिएगा आज के भी आप लोगों को उत्तर बताने हैं लास्ट में, और अपना नाम, आपका नाम और आपके उत्तर कल बता दिए जाएंगे क्लास में। लेकिन कल के जो उत्तर हैं आज की क्लास में बताया जाएगा। तो अपने नाम जानने के लिए और किनका किनका गलत हुआ है उत्तर वो लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए पांचवें प्रश्न पे हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न ये करा है कि एक समावेशी विद्यालय, देखिए एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है? कह रहा है कि शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उसकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। और यहाँ पे दूसरा करा है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे अंतर करने की बात कर दिया, तो हम इसे काट देंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अंतर जहाँ पर भी हो यानी तुलना करने की बात जहाँ पर भी कर रहा हो वो गलत होगा। चुनौतीपूर्ण यहाँ पे करा है तो वैसे ही हमारा गलत है। और यहाँ पे चौथा करा है विशेष रूप से योग्य। देखिए विशेष रूप से कर दिया यानी किसी एक पर बल दे रहा है, सभी पे बल नहीं दे रहा है, तो चौथा भी हम काट देंगे। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे पहला और दूसरे में है, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे हमारा पांचवें का पहला सही होगा या फिर दूसरा होगा हमारा? तो यहाँ पे तीसरा और चौथा गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, यहाँ पे यानी क्या वो सीखना चाहते हैं क्या नहीं सीखना चाहते हैं उसे बिना परवाह किए बिना क्या रुचि से किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कैसे पढ़ाया जाए ताकि वो क्या करे सुधार के प्रतिबद्ध हो, मतलब यह कि उनको किस प्रकार से शिक्षा दिया जाए ताकि वो सभी लोग एक समान एक गति में चलें। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे देख लेते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है? देखिए छठा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता। देखिए अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत वो बालक आते हैं जो किसी न किसी रूप से क्या करते हैं अक्षम होते हैं। मतलब अक्षम का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई कठिनाई से ग्रसित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत ये भी पढ़ने में भी हो सकती है दिक्कत, लिखने में भी दिक्कत हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है, यहाँ पे धनात्मक भी हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार की निर्योग्यता हो सकती है। तो यहाँ पे पहला करा है कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। और यहाँ पे दूसरा करा है कि एक स्थित
अवस्था है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि एक चर अवस्था है, चौथा करा है कि जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति ही की हानि करे। तो यहाँ पे देखिए छठे का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे समुचित निवेश के साथ सुधार योग नहीं। देखिए सुधार हो सकता है कि बालक अगर लिखने में यहाँ पे निर्योग हो या लिख नहीं सकता है तो क्या उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो ये देखिए हमारा गलत है। दूसरा करा एक स्थित अवस्था, मतलब ये कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता शिक्षा के माध्यम से। तो आप लोगों को पता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक के व्यवहार व गुणों में क्या होता है, बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्थिर अवस्था है, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे देखिए करा है कि एक चर अवस्था, चर का मतलब ये करा है हमारा कि जो बालक हैं उनकी स्थिति के अनुसार बदल भी सकता है, और क्या होता है, कार्य की क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथे में पहुंचना जरूरी नहीं। यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं कि पद्धति हानि हो, क्यों नहीं हो सकती। अगर बालक क्या है सीखने में अक्षम नहीं है तो आपकी सिखाने की जो प्रक्रिया है वो धीमी गति से चलेगी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए सातवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लाइक कर दीजिए सभी लोग, क्या है कि लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट जरूर फास्ट करें। तो यहाँ पे देखिए हमारा सातवां ये करा है कि एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। मतलब ये कि ऑप्शन छूटा है, इसके अंदर क्या आएगा कि ए अतिरिक्त, यानी किसके अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। मनन मतलब विचार करता है। मनन मिस होता है विचार करना, याद रखिएगा विचार करना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देख लेते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या करा है कि क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। क्या आप विश्वास नहीं करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? नहीं, कोई बालक क्या करता है, सीख भी सकता है, कोई बालक जो होता है सीख भी नहीं सकता। क्या होता है कि जो मुख्य धारा से जुड़े नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो सकता है कि वो सीख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे मनन करना है, विचार करना है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा करा है कि क्या हम अधिगम योग्य प्रवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर सकते हैं। देखिए समूह में कार्य करना, लेकिन यहाँ पे अधिगम योग्य का मतलब ये है कि क्या सभी बालकों को एक साथ लेकर शिक्षा के दायरे में चला जा सकता है? नहीं, क्योंकि कोई बालक क्या होता है सीखने में सही होता है, कोई बालक सीखने में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा करा कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके में उसे सामान्य से अलग कर सकते? जी हाँ, जो क्या होता है कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो विशेष का मतलब ये है कि समावेशी पढ़ रहे हैं, तो विशेष का मतलब ये है कि जिनको आवश्यकताएं हैं समावेशी शिक्षा की, जिनको आवश्यकताएं हैं किसी अन्य पाठ्यक्रम की, तो उन्हें हम अलग से शिक्षा दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए एकल मतलब एक अभिभावक को उनके बच्चों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को क्या चाहिए। पहला करा है कि इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, मतलब अलग से व्यवहार करना चाहिए। दूसरा करा है कि ऐसे बच्चों को कम गृहकार, मतलब ये ऐसे बच्चे जिनके भी बालक एकल जो अभिभावक होते हैं, मतलब एक छोटी परिवार होती है, उनके बच्चों को क्या करना चाहिए, कम गृह कार्य देना चाहिए। और जो बड़े परिवार से बच्चे आते हैं उनको अधिक गृह कार्य देना चाहिए। और तीसरा करा है कि स्थित और एक रूपता वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर विद्यालय है तो विद्यालय में सभी को एक नजरिए से लेकर चलना होता है। हमें ये नहीं कि अगर ये धनी है तो इनको हमें क्या करना चाहिए, अलग से पढ़ाना चाहिए, गरीब है तो उनको अलग से पढ़ाना चाहिए। नहीं, विद्यालय का रवैया जो होता है, हमें सभी बालकों को क्या करना चाहिए, बालकों को एक साथ लेके चलना चाहिए, ताकि बालक में कोई भी ऐसी प्रवृत्ति का जन्म न हो सके कि हमें दो नजरिए से देखा जा रहा है। तो उनकी शिक्षा के जो शिक्षा है जो ग्रहण करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है, ताकि बालक जो होते हैं रुचि से कट जाते हैं। तो यहाँ पे सभी बालकों को एक साथ लेके चलना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नवें प्रश्न पे। याद रखिएगा आपका स्कोर जो है 14 प्लस रहना चाहिए। याद रखिएगा आज का स्कोर आप लोगों का 14 प्लस होना चाहिए। अपना स्कोर काउंट करते चलिए। यहाँ पे देखिए हमारा बात कर रहा है नौवां कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह गठन करते हैं और कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है। मतलब ये है कि एक जो है शिक्षक है लोकतंत्रात्मक स्वभाव का है। मतलब ये है कि जो इस समय पद्धति विद्यालयों में अपनाई जा रही है, मतलब कि सभी को क्या करना है, स्वतंत्र रूप से
से शिक्षा ग्रहण करना है तो वो क्या करता है, स्वतंत्र रूप छोड़ देता है कि आप कहीं भी बैठ के कहीं भी किसी भी प्रकार से पढ़ सकते हैं, समूह चर्चा कर सकते हैं। तो एक अभिभावक है जिसको अच्छा नहीं लगता है तो उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला हमारा ये करा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए कि जो अभिभावक हैं, जो उनके बच्चे के माता-पिता हैं, उन्हें शिकायत करनी चाहिए कि आपके शिक्षक जो हैं बालकों को यहाँ पे लोकतंत्रात्मक मतलब उन्हें खुली छूट देते हैं, आप कैसे भी पढ़ सकें। और यहाँ पे दूसरा करा है कि अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे अपने बच्चों का यहाँ पे अनुभाग बदल दें, मतलब पढ़ाने का जो तरीका है उसे बदल दें। और यहाँ पे तीसरा करा है कि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास करना व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ यहाँ पे समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। और चौथा करा कि अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पे 9वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 9वें का राइट आंसर सीधे सीधे हमारा चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि जो समस्याएं हैं अगर आपको लग रही है कि ये सही नहीं हो रहा है विद्यालय में, तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक से क्या करना चाहिए? विश्वास मत में लेकर उनके साथ बातचीत करना चाहिए कि आप ऐसे न पढ़ाएं, आप अपना पढ़ाने का तरीका जो है वो बदल दें, शिक्षण प्रक्रिया बदल दें, ताकि बालक जो है सभी लोग एक समान से पढ़ सकें। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। आ जाइए सभी लोग, एक बार फिर से कमेंट करिए, आवाज आ रही है क्या? आवाज यहाँ पे कमेंट करिए जल्दी से कि आवाज जा रही है क्या? कमेंट करिए, यस करिए जल्दी से कि आवाज जा रही है। जा रही है तो एक बार यस करिए। चलिए यहाँ पे 10वां देख लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। यानी देखिए, यहाँ पे छूटा है पर यहाँ पे गैपिंग है, तो उसमें क्या भरना है हमें? कह रहा है कि विशेषता को देखा जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा कह रहा है कि विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक रूप में। और चौथा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 10वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि देखा जाना चाहिए किस में, यहाँ पे बहुभाषिकता के किस रूप में देखना चाहिए? विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। देखिए, संसाधन का मतलब ये है कि जो भी बालक विद्यालय में प्रवेश करते हैं उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी बोलचाल, उनके समाज के रहने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसे क्या करना चाहिए? एक संसाधन के रूप में हमें प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, दूसरा हमारा ये कर रहा है कि विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हुए शिक्षक यहाँ पे योग्यता की चुनौती, यानी चुनौती देने की बात कर रहा है यहाँ पे कि किस प्रकार से पढ़ाना है। तो ये हमारा गलत है। चुनौती देने की बात कहा है, यानी दबाव डालने की बात कहा है, तो गलत है। यहाँ पे तीसरा करा है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। देखिए, जटिल अनुभव के रूप में बात कर रहा है। जटिल होगी यानी कठिन होगी तो बालक कैसे सीखेंगे? ये भी गलत है। चौथा करा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। बाधा नहीं है, बाधा नहीं है, ये हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ, क्योंकि जो भाषा होती है, उनकी संस्कृत होती है, उनकी बोलचाल होती है, उनकी रहन सहन होती है, सभी बालकों के साथ क्या करना चाहिए? चर्चा करनी चाहिए। और सभी बालकों को उसको यहाँ पे संसाधन के रूप में एक दूसरे को एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, बोलचाल के माध्यम से सिखाना चाहिए, ताकि छोड़ देना चाहिए विद्यालय में, ताकि परस्पर सहयोग के माध्यम से सीख सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, 11 का ये करा समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होती है? पहला करा कि हाशिए पर स्थित वर्गों में, ये देखिए लगातार आ रहा है, याद रखिएगा 2011 से लेके यहाँ पे 2019 तक लगातार आया है ये प्रश्न। तो याद रखिएगा, प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि इसे याद कर लीजिएगा। ये देखिए लगातार आया है 2011 से लेके यहाँ पे 2019 तक लगातार प्रश्न आया है, अब तक आया है, आप उठा के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, पहला करा कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। और दूसरा करा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और चौथा करा है कि तथ्यों की शिक्षा यानी मतारोपण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। अगर आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए उत्सव नहीं मना सकते, क्योंकि समावेशी शिक्षा के प्रति आपको कठोर होना चाहिए, ताकि बालक किस प्रकार से सीखें। यहाँ पे उत्सव मनाने की बात कर रहा है समावेशी शिक्षा, विविधता का उत्सव, मतलब अनेक अनेक प्रकार के जो बालक आते हैं उसके प्रति उत्सव मनाना चाहिए। कि हमें देखिए उसके प्रति क्या करना चाहिए? सहानुभूति के साथ साथ उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बालकों के अनुरूप हो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे।
देखिए 12 का हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए 12 का ये करा कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। यानी समावेशी शिक्षा कौन से विद्यालय शिक्षा की ओर यहाँ पे संकेत करती है। तो पहला करा हमारा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। और दूसरा करा है कि केवल बालिकाओं को शिक्षा, देखिए केवल शब्द आ गया है यहाँ पे, तो हमारा देखिए ये गलत है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये गलत है। दूसरा करा कि जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल, देखिए फिर यहाँ पे केवल निर्योग बच्चों को शामिल करने की बात कहा है केवल, तो ये भी हमारा गलत है। अब देखिए बचेगा हमारा पहला और चौथा, तो पहले और चौथे के बीच में हमारा राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ, जो सब उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थिति को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करना। यानी कौन सा बालक कैसा है, किस वर्ग से है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, उन सभी को अलग रखकर उन्हें एक साथ शिक्षा देने का प्रावधान शामिल करें। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 13 का प्रश्न क्या कर रहा है, 3 प्रश्न और बचे हैं, याद रखिएगा 3 प्रश्न है। आप लोगों का स्कोर जो था आज 14 प्लस था। यहाँ पे देखिए हमारा 13 का कर रहा है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। देखिए समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। पहला करा है कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा करा है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, यहाँ पे देखिए लगाव और धैर्य होना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विद्यार्थियों की अक्षमता का ज्ञान, और चौथा करा है शिक्षक का सामाजिक और आर्थिक स्तर। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा 13 का क्या होगा। देखिए 13 का हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। कम महत्वपूर्ण की बात किया है, तो कम महत्वपूर्ण ये आपको ये नहीं रखना चाहिए कि शिक्षक की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उनसे क्या लेना देना है। हमें शिक्षक के ज्ञान से लेना देना है कि ज्ञान वो किस प्रकार से आपको दे रहा है, कि हमें उसके आर्थिक, वो गरीब है या फिर अमीर है शिक्षक, उससे हमें लेना देना नहीं है। सामाजिक स्थिति उसकी क्या है, उससे लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, उससे ज्ञान को प्राप्ति करना है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। देखिए समावेशी कक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पहला करा है कि प्रतियोगिता और ग्रेडों पर कम बल देना, कम बल। और यहाँ पे दूसरा करा है कि अधिक सहकारी सहयोगात्मक गतिविधि। तीसरा करा है कि विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प। और चौथा करा है कि कोर्स को पूरा करने के लिए शिक्षकों द्वारा अधिक प्रयास। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए ग्रेडों पे कम, यहाँ पे कम बल सही है कि हमें क्या करना चाहिए, कम बल देना चाहिए। हमें उनकी उच्च शक्ति यानी उच्च शिक्षा पर बल देना चाहिए, सहयोगात्मक गतिविधि पर बल देना चाहिए, राइट है। और यहाँ पे देखिए अधिक विकल्प, अधिक से अधिक विकल्प देना चाहिए, ताकि वो अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग विकल्पों के माध्यम से सॉल्व कर सकें। यहाँ पे कोर्स को पूरा करने में शिक्षकों द्वारा प्रयास। देखिए कोर्स को पूरा करने से पहले बालकों की क्या कठिनाई है, क्या उपचारात्मक कार्य है, उन शिक्षा के बारे में जान लेना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 15 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। अभी तक आप लोगों ने 14 सही किया है, तो 15 का भी बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी में चौथा ऑप्शन था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है 15 में। यहाँ पे देखिए करा कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त। मतलब ये है कि विद्यालय में जो नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं बालक, भाग जाते हैं या फिर नहीं आते हैं, रास्ते से ही कहीं चले जाते हैं, उन सभी बालकों को क्या करना है, रुचि प्रोत्साहित करने के लिए हमें कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त अपनाना चाहिए। तो पहला करा है कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के को कानूनी दंड, यानी जो बालक को रोक रहे हैं या फिर उनके अभिभावक हो सकते हैं या फिर कोई भी रोकता है, तो उसके लिए कानूनी दंडनीय क्या करना चाहिए, अपराध अपनाना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा करा है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति के नियुक्ति द्वारा करना चाहिए। यानी विद्यालय में जो बालक एकत्रित नहीं होते हैं उनको उनके एकत्रित करने के लिए एक हमें नई नियुक्ति करनी चाहिए, जो घर पे जाके क्या करना चाहिए, सभी बालकों को ला के विद्यालय में पढ़ाए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हमारा ये कर रहा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए 5 रुपये दें। देखिए 5 रुपये रोज रोज देंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, तो ये हमारा गलत है। आवासीय विद्यालय खोलना, आवासीय मतलब ये घर घर जाके बालकों को पढ़ाना, या फिर एक ऐसा विद्यालय खोलना जहाँ पर बालक आके रह सकें और वहीं पे पढ़ सकें, तो ये नहीं संभव है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है एकत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी की नियुक्ति करेंगे तो वो घर से बालकों को लाएगा, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर बचा हमारा यहाँ पे चौथा, पहला बचा, तो राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। इसके बाद आप लोगों को उत्तर बताए जाएंगे कल के। तो यहाँ पे देखिए सफल समावेशन को सम्मिलित, यहाँ पे निम्नलिखित की आवश्यकता होती है।
सिवाय यानी किसके सिवाय समावेशन शिक्षा निम्नलिखित आवश्यकता होती है। पहला करा कि पृथककरण, दूसरा करा कि अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा करा कि क्षमता संवर्धन, और यहाँ पे देखिए राइट आंसर यहाँ पे चौथा करा है कि संवेदनशील। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर था यहाँ पे चौथा था, याद रखिएगा चौथा था 15 का। यहाँ पे गलती से लग गया है पहला, याद रखिएगा गलती से पहला लग गया है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का मतलब ये है कि उनके पास खोला जाए या फिर ऐसे विद्यालय खोले जाए जहाँ पर जो जो क्या होते हैं अपरिचित बालक होते हैं, मतलब जो शिक्षा से दूर हैं, जो भाग जाते हैं या फिर शिक्षा के जो अधिनियम है उससे अलग है, ऐसे बालकों को आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए। उसमें रखा कर उन्हें ऐसी भोजन व्यवस्था करनी चाहिए और उन्हें ऐसी कपड़े लत्ते सभी व्यवस्था करके उन्हें सिखाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ। ये पहला हमारा गलत है, पहला आप लोगों को बताया गया है तो उसके लिए सॉरी, पहला गलत है, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां समावेशन को यहाँ पे करा कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके। पहला पृथक, दूसरा अभिभावकों की भागीदारी, तीसरा करा है क्षमता संवर्धन और चौथा करा कि संवेदनशील बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे कितने लोगों का सही होता है। और कल नाम बताए जाएंगे आप लोगों को। आप लोग उत्तर नहीं बताते हैं और चले जाते हैं, तो उत्तर 16 का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 16 का उत्तर क्या होगा हमारा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। आइए आप लोगों को कल के उत्तर देख लेते हैं, कितने लोगों के सही हुए हैं, कितने लोगों को गलत। तो जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें, और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कल के आपके उत्तर की ओर। देखिए कल का जो उत्तर प्रश्न था कि यहाँ पे कह रहा है कि पुरानी, यहाँ पे सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई, किस पर लिखी गई हैं, ताड़ के पत्थरों पर, कागजों पर, यहाँ पे लकड़ियों पे। देखिए इसका राइट आंसर जो था हमारा यहाँ पे दूसरा था, पत्थरों पर। याद रखिएगा पत्थरों पे पांडुलिपियां सबसे पहले लिखी गई थी पुरानी। तो आइए देख लेते हैं आपके उत्तर कितने लोगों के सही होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा शाहजहां मलिक जी का पहला आया है, शाहजहां मलिक जी का पहला आया जो कि गलत है। याद रखिएगा पत्थरों पे सबसे पहले पांडुलिपियां लिखी गई थी और मिला था। अनिता वर्मा जी 16 का बताइए, सी तीसरा बताइए जो कि हमने यहाँ पे 17 का पूछा गया। अरविंद कुमार जी का यहाँ पे देखिए 17 का पहला आया है जो कि गलत है। इतने लोगों आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, जो कि गलत हो रहा है। ताड़ के पत्थरों पे नहीं, पत्थरों पे मिला था। याद रखिएगा ये सेकेंड पेपर का था आपका 2016 का अगला जो प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अविला शुक्ला जी का देखिए 17 का पहला है जो कि इनका भी गलत है। लगभग सभी लोगों का गलत आ रहा है उत्तर, याद रखिएगा। यहाँ पे 17 का देखिए कि यहाँ पे के दिव्या जी का भी आया है जो कि गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अनीता वर्मा जी का 16 का आया है। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, महेंद्र बी, इनका देखिए बी आया है जो कि राइट है, पत्थरों पर। इन्होंने पढ़ा है, इन्होंने देखा है, इनका उत्तर सही आया है। और 17 का देखिए यहाँ पे अनीता वर्मा जी का भी आ गया है जो कि गलत है, पहला नहीं दूसरा आंसर होगा, पत्थरों पे। आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आधुनिक काल में क्या था, आधुनिक काल में ताड़पत्रों का भी लगभग प्रयोग हुआ था ना मध्यकाल में, लेकिन उससे पहले सबसे पुरातन पूछा गया। तो सबसे पहले जब ताड़पत्रों का उपयोग करना उनको नहीं पता था तो पत्थरों पे ही तो मिलते थे। खुदाई के समय में किस पे मिलते थे, पत्थरों पे ही तो अधिकतर मिलते थे। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, अनिता वर्मा, एक लाइन याद आ रही है, कोई आपको आ रही है, वैष्णो जी बाय बोली हैं। और यहाँ पे वैष्णो जी का 16 का पहला है, 17 का पूछे। दिलीप जी का भी देखिए यहाँ पे आज गलत हो गया, यहाँ पे दूसरा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए अरविंद जी का 16 का पहला है जो कि 17 का पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अनीता जी का हम नहीं आए थे कल। यहाँ पे देखिए हो सकता है किसी के लिए बात करिए। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, लगभग महेंद्र यादव जी हैं, अनीता वर्मा, सोनी झा, इनका देखिए चौथा आ गया है जो कि गलत है। 17 का दूसरा आंसर है, किसी का भी सही नहीं हुआ, केवल महेंद्र जी का भी सही, इस महेंद्र जी का सही हुआ था। और यहाँ पे देखिए अनीता वर्मा जी गुड नाइट बोली हैं, महेंद्र जी सभी लोग बोले हैं गुड नाइट। आइए देख लेते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए पूजा जी का यहाँ पे देखिए सही हुआ है, 17 का 2 पत्थरों पे जो कि राइट है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आज प्रश्न कठिन होने वाले हैं, कठिन था कल का। और यहाँ पे देखिए सोशल साइंस नहीं सर, साइंस बोले थे, ठीक है, साइंस की पेपर तैयार हो रही है, उसको भी करा दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 17 का दूसरा सही बताइए जो कि सही है, पत्थरों पर। और आगे बढ़ते हैं, महेंद्र जी का भी देखिए दूसरा आया है जो कि राइट आंसर है यहाँ पे कि पत्थरों पर। आगे बढ़ते हैं, वंदना जी का भी देखिए 17 का दूसरा है। आप लोग का गलत हुआ है, ऊपर जितने भी लोग लाइव थे सभी लोगों का लगभग गलत था। वैष्णो जी का देखिए यहाँ पे पहला आया जो कि 17 का राइट आंसर दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैष्णो जी का नाइस क्लास, थैंक यू। और यहाँ पे देखिए ऋतिक जी का भी आ गया है 17 का यहाँ पे दूसरा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे महेंद्र जी का सर हमारा नाम, यहाँ पे देखिए हमारा
एंड दिखा ही नहीं, यानी सर इनका नाम दिखा ही नहीं, दिखेगा आज दिखेगा, आपने पहले वाले मैंने ऑप्शन में उत्तर नहीं दिया था। और यहाँ पे देखिए सुपर क्लास, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुलशन जी का भी देखिए 17 का यहाँ पे दूसरा आया है, और यहाँ पे देखिए सहिता जी का भी आ गया है कि 17 का दूसरा होगा, और राइट आंसर भी इनका है। और यहाँ पे विजय पांडे जी का यहाँ पे देखिए ए हुआ है, आपका 13 नहीं 12 सही हुआ है, याद रखिएगा। 17 का यहाँ पे दूसरा सही होगा, पत्थरों पे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर दिए गए हैं, और 16 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि 16 का उत्तर क्या होगा। 16 का उत्तर आप लोगों को देना है। 16 का देख लीजिए एक बार क्या है कि सफल, यहाँ पे सफल समावेशन निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय किसके, किसके सिवाय होती है, पृथक्करण की, अभिभावकों की, यहाँ पे क्षमता संवर्धन की, या फिर संवेदनशील की। इन सभी का उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे, याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को अपना राय जरूर दीजिएगा कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।